नमस्ते साथियों, अभी आप सुन रहे हैं रेडियो धूम 89.6 और मैं हूं आपका दोस्त आरजे राघव, लेकर के हाजिर हूं हर बार की तरह प्रोग्राम गेस्ट ऑफ द डे, जिसमें हम मुलाकात करते हैं अपने ही अंचल के किसी खास मेहमान से। और इसी क्रम में आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं श्री श्याम नारायण श्रीवास्तव जी। आप एक कहानीकार हैं और आप JSPL में मैनेजर भी रह चुके हैं। आज हम आपसे जानेंगे आपके बारे में, कहानी के विषय में, और मैनेजर रह करके आपने कौन कौन से कार्य किए। तो साथियों, चलिए करते हैं प्रोग्राम की शुरुआत और स्वागत करते हैं आज के हमारे गेस्ट श्री श्याम नारायण श्रीवास्तव जी का। श्रीवास्तव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो धूम के प्रोग्राम गेस्ट ऑफ द डे में। बहुत बहुत धन्यवाद सर, सबसे पहले हम आपके बारे में जानना चाहते हैं कि आप रायगढ़ में कब से हैं। आप हमें और हमारे श्रोताओं को कुछ अपने बारे में बताएं। मैं श्याम नारायण श्रीवास्तव जिंदल स्टील में मैं प्रबंधक पद से रिटायर हुआ हूं। और निश्चित रूप से यदि ये कहा जाए कि कब से रह रहे हैं, तो मैं 2005 में छत्तीसगढ़ में आया। अच्छा। चूँकि मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूं, तो इसके पहले मैं और फैक्ट्रियों में काम कर चुका हूं। और फिर 2005 से आकर के मैं यहाँ पे था बतौर प्रबंधक। मैं यहाँ से रिटायर हुआ। अगर साहित्य की बात की जाए तो मैं मूलतः कहानीकार हूँ। कविताएं भी मैंने लिखी, ये बात नहीं है, लेकिन कहानियाँ मैंने बहुत लिखी। और उन कहानियों में अभी आपको बताऊं कि उत्तर प्रदेश का हिंदी संस्थान जो है, मेरी 15 कहानियों को खेल जारी है नाम संग्रह से उन्होंने स्वयं प्रकाशित किया। वाह। तो इस तरीके से निरंतर बाल साहित्य को लेकर के हमने काफ़ी कुछ कार्य किया है, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन ये है कि मूलतः मैं इन दिनों रचनाएं कहानियों में जो है ज़्यादा कर रहा हूँ। सर, जब भी हम साहित्य की बात करते हैं, चाहे कविता की बात करें या फिर कहानी की बात करें, अलग अलग विधाएं होती हैं। तो इसमें कितनी विधाएं होती हैं और आप किस विधा में लिखते हैं? निश्चित तौर पे साहित्य कई विधाओं में है। और यूं तो कहा जाए कि पद्य और गद्य की बात की जाए, लेकिन जब गद्य की ही मूलतः बात की जाए तो उसमें कहानी, नाटक, उपन्यास, रिपोर्टाज, रेखाचित्र, इस तरीके से नाटक, बहुत से कॉमिक्स है। तो इस तरह के कई विधाएं हैं। और मैं मूलतः कहानियाँ लिखा, रिपोर्टाज मैंने लिखे, जो रिपोर्टाज मेरे जो है कई देश की स्तरीय पत्रिकाओं में जो है प्रकाशित हुए, जिसमें हमने छायावाद के गांव में एक दिन पंडित मुकुटधर पांडे जी के गांव हम गए तो लिखे। या मैंने लिखा त्रिलोचन शास्त्री जी पे हमने रिपोर्टाज एक तैयार किया, जो एक अच्छी मैगजीन कथा संवेद में प्रकाशित हुई। उत्तर प्रदेश मासिक में, हेमप्रस्थ में, कई जगह उस रचना का एक अपना मिला। तो मैं ज़्यादातर जितनी विधाएँ हैं उनमें जो है मैं मूलतः इन दिनों कहानी और रिपोर्टाज लिख रहा हूँ। जी, और कैसे प्रेरणा मिली कि मुझे कहानी लिखना चाहिए? कहते हैं कि कहानी सुनना अलग बात है, लिखने के लिए गॉड गिफ्टेड कोई शक्ति होनी चाहिए। तो ये तो गॉड गिफ्टेड है, हम सभी जानते हैं। तो आपको कैसे प्रेरणा मिली इसकी? दरअसल गॉड गिफ्टेड तो एक अलग चीज़ है। मेरा केवल ये कथन होता है कि हमें अगर एक पेज लिखना है तो 20 पेज पढ़ना जरूरी है। यदि आप पढ़ेंगे तो आप लिख सकते हैं। और आप पढ़ते पढ़ते आपको ये समझ में आ जाएगा बहुत जगह कि ये तो मैं भी लिख सकता हूँ। तो मैंने खूब पढ़ा और आज भी मैं निरंतर पढ़ता हूँ। मेरे पास बहुत सी किताबें हैं। मैं तरह तरह के अच्छे लेखकों को पढ़ता रहता हूँ, उससे मुझे प्रेरणा मिली। साथ साथ हमारे कुछ साथी लोग हैं जिनसे जब हमारा एक पहचान हुआ, उसमें मैं सबसे पहले अपने साथी दिनेश प्रताप सिंह चित्रेश जी का नाम लूँगा, जिनसे मैंने काफ़ी कुछ सीखा। और चाहे बाल साहित्य हो, चाहे वो बड़ी कहानियाँ। फिर बाद में कई लोगों से हमारी अपनी एक अच्छी मुलाकात हुई, उनकी कहानियाँ पढ़ी। या फिर जब हम लिखने लगे तब हमने जो है कहानी के जो तत्व हैं उन पर हमने बहुत ही गहन अध्ययन किया। तब जाके मुझे लगा कि नहीं, इस तरीके से कहानी लिखी जानी चाहिए, और वो मैंने लिखना शुरू किया। तो कहानी के 6 तत्व हैं जिनको मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि जैसे कहानी में कहानी का शीर्षक, कथानक, कथोपकथन, पात्र और चरित्र चित्रण, उसकी भाषा शैली, उसका उपसंहार। तो ये जो चीज़ें हैं इस पर हमें जो है देखना होता है कि भाई हमारा कथानक क्या है, हम समाज को कहना क्या चाहते हैं। मूलतः जो कहानी है वो किसी न किसी घटना से जुड़ी होती है, लेकिन जो उसमें फैंटेसी होती है, जो लेखक का अपना स्वयं का उसमें समावेश होता है, जहाँ पर वो दोनों मिला करके जो कहानी बनती है, तो उसमें लेखक कहना क्या चाहता है पाठक से, वो सब चीज़ें कह जाता है। क्या बात, बहुत अच्छी तरीके से आप कह भी रहे हैं। जैसे आपने बताया कैसे कैसे उसके 6 तत्व होते हैं। और मेरे मन में प्रश्न ये है, आप मैकेनिकल इंजीनियर रह चुके हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग एक पूरा टेक्निकल डिपार्टमेंट हो जाता है, और साहित्य तो साहित्य है ही, दोनों बिल्कुल अलग हैं।
तो इसमें आप कैसे तारतम्य बैठाते हैं, कैसे लगा कि एक मैकेनिकल इंजीनियर एक इतना अच्छा कहानीकार हो सकता है? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे वो मैकेनिकल इंजीनियर हो, चाहे वो डॉक्टर हो या किसी पेशे से जुड़ा हुआ हो, कोई भी व्यक्ति है तो व्यक्ति ही है, तो मानो। और रचनाएं तब उठ के आती हैं, तब लिखी जाती हैं जब उसके भीतर की संवेदना जगती है। जो संवेदना हमें दिखाई पड़ रही है, जो हमारे साथ वर्कर्स काम करते थे, कामगार काम करते थे, हमारे अधिकारी होते थे या हमारे नीचे लोग होते थे, फैक्ट्री लाइन में भी वो सारी संवेदनाएं उठ करके आती हैं छोटी छोटी घटनाओं में, और वो सब प्रेरित करती हैं कुछ न कुछ लिखने को। बहुत से लोग सुनते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं, लेकिन चूंकि हमारी अपनी एक अलग लेखकीय संवेदना है तो मुझे उस दृष्टि से देखना होता था। और मैं ही नहीं, बहुत से लोग देखते हैं। मैंने देखा बहुत से इंजीनियर, बहुत से ऐसे रचनाकार हैं जो इंजीनियर थे मूलतः, लेकिन वो आज बहुत अच्छे रचनाकार हैं, इसलिए कि उनका भी अपना वही परिवेश है। जिस परिवेश में वो रह रहे हैं वहाँ पे उस तरीके की घटनाएं मिलती हैं। बस केवल ये है कि हम किस दृष्टि से उसे देखते हैं, और सबकी दृष्टि अलग अलग रहती है। मेरे मन में प्रश्न ये है कि जब आप मैनेजर थे एक प्लांट में, तो वहाँ के कार्य अलग रहते थे, तो क्या अपने वर्कर्स को देख करके, वहाँ के हालचाल को देख करके कोई कहानी मन में आती थी आपके? हाँ, निश्चित रूप से आई हैं। मेरी एक कहानी जो है वो कथा देश में स्वीकृत हुई है, ए रामराई कौन था। अच्छा। उस कहानी को अगर आप पढ़ेंगे तो वो कहानी निश्चित तौर पे वहाँ के वर्कर्स को लेकर के थी। और उस कहानी में आप देखें तो एक वर्कर को होता क्या है कि जो कॉन्ट्रैक्टर वर्कर्स होते हैं उन्हें नाम से बहुत कम लोग जानते हैं, इशारों से बात करेंगे। मैं आपको थोड़ा सा अगर उसमें डिटेल बताऊं जी, तो जैसे कोई अधिकारी आया, बोला अरे वो लड़का कहाँ है? सुपरवाइजर पूछेगा सर कौन सा? अरे वो लंबा वाला लड़का। फिर अच्छा हाँ सर वो तो वहाँ पे काम कर रहा है। और वो दूसरा कौन सा? अरे जो पान बहुत खाता है। हाँ, तो ये पान बहुत खाता है, वो बहुत मोटा है, वो बहुत लंबा है, वो काम चोर है, या वो काम बहुत अच्छा करता है। ये सब उसकी उपाधियां होती हैं। कोई भी अधिकारी बहुत कम जानता है। और उसी में से जब रामराई नाम का एक व्यक्ति खत्म हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, और अचानक सुपरवाइजर बोलता है कि सर रामराई तो रेल लाइन से कट के मर गया। तब वो जो है अधिकारी सोचने लगता है रामराई कौन था, मैं तो इस आदमी को जानता नहीं। तो वो सुपरवाइजर बोलता नहीं सर आप उसको अच्छी तरह से जानते थे। ये जो संवेदना है कि हम जानते हैं और फिर भी नहीं जानते हैं, ये लेकर के मैंने जो कहानी लिखी तो कथा देश ने उसको स्वीकृत किया, आगे वो प्रकाशित होगी। और ये कहानी जब प्रकाशित होगी तब तो हम इसको पढ़ेंगे, जानेंगे। इसका कोई सारांश आप हमारे श्रोताओं को थोड़े से में बता सके तो हम जानना चाहेंगे। सारांश उसी कहानी का क्या, मैं और भी आपको दो एक कहानियों के बारे में जिक्र करना चाहूँगा जी। जैसे अभी अजमेर में एक शब्द निष्ठा सम्मान दिया जाता है, वहाँ पे लघु कथाएं मांगी गई थी। मैंने भी वहाँ 5 लघु कथाएं दी थी, जिसमें हमको प्रथम पुरस्कार की श्रेणी में रखा गया था। उसमें कुछ लोगों को, उन्हें 20 लोगों को जो है उनको प्रथम पुरस्कार देना था। तो उसमें 850 लघु कथाएं आई थी, जिसमें 20 लोगों में एक मेरा भी नाम था। वाह क्या बात, बधाई बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं एक आपको उसमें छोटी सी लघु कथा बताऊं जो कि सीधे वर्कर से है। मानवीय संवेदना देखिए लोगों की जी। एक दिन एक भिखारी आता है और वो कुछ मांगता है। उसकी पत्नी वो जाकर के कुछ दे के आती है। भिखारी फिर भी नहीं जाता है। भिखारी कहता है कि साहब बहुत ठंड लग रही है, कुछ कपड़ा हो तो दे दीजिए। वो आदमी सुनता है, बाहर आता है, नीचे से ऊपर देखता है और अंदर जाकर के एक नई शर्ट ले आकर के उसको दे देता है। भिखारी दुआएं देता हुआ चला जाता है। वो उसकी पत्नी बोलती है अरे आपने इतनी नई शर्ट उसको क्यों दे दी? बोले वो बोला कि हमको ठंडक लग रही है तो मैंने दे दी। बोले और भी तो शर्ट थी। वो ठीक है, उसने सत्य को नहीं बताया, लेकिन उसकी पत्नी जो है वो जानना ही चाहती थी। उसने कहा नहीं आप सच बताइए कि आप नई शर्ट क्यों दी? ये तो आप बोल रहे थे आपके बड़ी पसंद की है, इस बार दीपावली में आपने जो है लिया था। बोले सच ये है कि उसी तरह के शर्ट मेरे यहाँ एक वर्कर भी पहन के आने लगा है। तो ये जो संवेदना है ये बहुत से अधिकारियों में ये कि अरे मेरा वर्कर मुझसे आगे निकल रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? ये चीज जो है ये लेखकों के लिए बहुत बड़ा विषय बन जाता है। कार्य करते हुए हम लोग फैक्ट्री में बहुत से लोग इस तरीके से हमने देखा है कि जो वर्करों को किस तरीके से जो है वो डील करते हैं, किस तरीके से बातें करते हैं, लगता है जैसे उनके अंदर संवेदना नहीं है। वो हम
सब जो लेखकीय प्रवृत्ति से हैं, जुड़े हुए लोग हैं, उनको जो है वो सारी चीज़ें दिखाई पड़ती हैं कि हमें जो है उन कामगारों के साथ किस तरह से पेश आना चाहिए। बहुत बढ़िया तरीके से आपने बताया। और सच में एक कहानी को हम दो रूप में ले सकते हैं। ऐसा तो पहली बार में हमें लगा कि उसने दे दिया, उसका बहुत अच्छा मकसद रहा होगा, फिर मगर दूसरे पार्ट में जब हम जाते हैं तो उसका मकसद ही चेंज हो जाता है। हालांकि भला किया उसने, मगर उसकी सोच क्या थी, और इन दोनों सोचों को आपने बहुत बढ़िया तरीके से बताया। और जब भी हम कहानी सुनते हैं तो उसमें डूब जाते हैं। उसमें डूबने की क्या वजह है, हम आपसे जानेंगे कि कैसे कोई पाठक डूब जाता है उस कहानी में। क्योंकि बहुत लंबी लंबी कहानियाँ होती हैं, जैसे एक उपन्यास होता है, हम देखते हैं 100 पेज की, 200 पेज की भी कहानियाँ होती हैं, और लोग पढ़ते जाते हैं, और उसमें इतना क्यों डूब जाते हैं, इसकी क्या वजह है, यदि आप हमारे। दरअसल जो कहानियाँ लिखी जा रही हैं या जो लिखी जाती रही हैं शुरू से ही, चाहे वो मुंशी प्रेमचंद ने लिखी हो, फणीश्वर नाथ रेणु ने लिखी हो, या जो भी कहानियाँ अगर आप पढ़ें तो उन कहानियों के इर्द गिर्द जो पात्र होते हैं वो हमारे ही बीच के पात्र होते हैं। तो जब उन पात्रों को लेकर के किसी घटना को जोड़ते हुए कहानीकार कहानी लिखता है तो निश्चित रूप से जो पाठक है वो भी तो वही पात्र है। वो कहीं न कहीं अपने को उसमें जो है समावेशित कर लेता है कि अच्छा ये तो मेरे लिए लिखा गया है। अच्छा, हमारे एक बहुत ही संरक्षक के तौर पे मैं उनको बात करता हूँ, कहानीकार थे डॉक्टर गिरीश चंद्र श्रीवास्तव जी, पत्रिका निकालते थे। तो उन्होंने कहा, श्यामनारायण जी आप जो कहानियाँ लिख रहे हैं या जो कहानियाँ लिखी जानी चाहिए, जब मैंने किसी पात्र के बारे में बात की तो उन्होंने कहा कि जिस भी पात्र को आप उठाइए, चाहे रिक्शा वाला हो, चाहे चाय वाला हो, कहीं भी किसी पात्र को लेकर लिख रहे हैं तो ये प्रयत्न होना चाहिए कि जब भी उस तरीके के, उस व्यवसाय से जुड़ा हुआ वो पात्र पढ़ता है तो उसे लगे अरे ये कहानी तो मेरे लिए लिखी गई है। तो ये बहुत आवश्यक है कि आप जब लिखिए तो डूब करके स्वयं लिखिए, और जब कहानीकार उस पात्र के रूप में डूब कर लिखेगा तो पाठक निश्चित रूप से उसमें डूबेगा ही। जब हम डूब करके लिखते हैं तो पढ़ने में तो हमें कभी कभी ऐसा लगता है आधा घंटा, 1 घंटा, 1 दिन, 2 दिन। कहानी लिखने में कितना समय लग जाता है? बहुत अच्छी बात आपने कही। निश्चित रूप से कहानी इतना जल्दी पूर्ण नहीं होती है और उसमें समय लगता है। कई बार ये होता है कि आधी कहानी लिख करके छोड़ दिया, फिर काफ़ी दिनों बाद उसको शुरू किया। कई बार ये होता है कि कहानी प्रारंभ तो हो जाती है लेकिन उसका अंत जो है पहले से मस्तिष्क में नहीं होता है कि इसका अंत ये होगा। कई बार ये भी होता है कि हम इसका अंत पहले ही मेरे दिमाग में आ जाता है कि इसलिए मैं कहानी लिख रहा हूँ, और प्रारंभ किया और ख़त्म भी हो जाती है। तो हम निश्चित तौर से ये नहीं कह सकते हैं कि ये कहानी इतने दिन में पूर्ण हो जाएगी। कोई कहानी 2 साल तक पड़ी रह गई है और बाद में जा कर के पूर्ण हुई है। तो इसलिए और ये भी है, कहानी हो या कोई भी रचना हो, मैं तो बार बार लोगों से यही सीखा हूँ और यही कहता भी हूँ कि अपनी रचना को आप तुरंत घोषित मत करिए कि ये पूर्ण हो गई। उसको कई बार पढ़िए, कई बार जांचिए, और जब आपके जांचने से वो परफेक्ट हो जाए फिर दूसरों से कहिए कि भैया इसको देखो, तब जा कर के उसको प्रसारित होनी चाहिए। जी, और जैसा कि हमें जानकारी है आप बच्चों पर भी कहानी लिखते हैं, बड़ों पर भी लिखते हैं, बाल कहानी, प्रौढ़ कहानी दोनों लिखते हैं, और दोनों अलग अलग होती हैं। बच्चों में बहुत सारी बातों का हमें ध्यान रखना पड़ता है, बड़ों में भी बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो ये कैसे लिख पाते हैं? कई रचनाकार को हम देखते हैं वो कहते हैं बाल कवि, वो केवल बालकों के लिए लिखते हैं, कई अलग अलग विधा में लिखते हैं, मगर ये एक बहुत कठिन काम होता है दोनों विधा में लिखना, और आप दोनों में पारंगत हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, बहुत अच्छी बात आपने कही, और सच ये है कि जो बाल साहित्य लिखा जाता है, मैं बाल साहित्य की ही बात करता हूँ, फिर प्रौढ़ कहानियों की बात करूँगा। बाल साहित्य में सबसे बड़ी खास बात यह है कि जो भी बाल साहित्य का रचनाकार है, जब उसे कविताएं लिखना हो या कहानियां लिखनी हो तो सबसे पहले उसे बच्चा बन जाना पड़ता है। उसका वो बाल मनोविज्ञान को पढ़ता है। जब तक हमारी कहानियां बाल मनोविज्ञान को लेकर के नहीं होंगी तब तक वो लोगों तक नहीं पहुंच पाएंगी। दूसरी बात, हम कोई भी चीज़ मनोरंजन को लेते हुए, मनोरंजन का समावेश करते हुए हम जब बच्चों को देते हैं तब उनके मस्तिष्क में जल्दी वो असर कर जाती हैं। तो इसलिए जो है बाल साहित्य में हम कुछ न कुछ कहना तो चाहते हैं। पहले जो कहानियां हुआ करती, जैसे पंचतत्व की कहानियां, पहले जो कहानियां होती थी उसमें शिक्षा सीधे सीधे दी जाती थी, दिखती थी। लेकिन अभी जो कहानियां लिखी जा रही हैं ये है कि हम घटनापूर्ण कहानी लिख देते हैं और हम कहीं बताते नहीं कि इस कहानी को हमने ये लिखा। बच्चे पढ़ करके अच्छा इसमें ये चीज़, ये गुण निकल रहे हैं, हमें ये नहीं करना चाहिए।
तो ये सारी चीजें जो है बच्चों को लिखने के लिए बच्चा बनना पड़ता है। और मनोविज्ञान, उसमें पठनीयता पूरी बनी होनी चाहिए। उसमें बच्चों की कहानियों में एक मनोविज्ञान तो होना ही चाहिए कि भाई आप कहना क्या चाहते हो। और जब बच्चे पढ़ते हैं तो शब्दों की अपनी जो चयन है कि बहुत ही आसान शब्दों में हमने बहुत गंभीर बातें कह दी, वो सब आवश्यक है। रही प्रौढ़ कहानियाँ, बड़ी कहानियाँ, तो बड़ी कहानियाँ लिखने में जो उसके अपने सूत्र हैं या जैसे हमने कहा जो कहानी के तत्व हैं, उन सब का ध्यान रखते हुए वो लिखी जाती हैं। तो दोनों में अलग तो है, कठिनाई तो होती है। कभी कभी लिखते लिखते लगता है कि बच्चों की कहानियों में जब लिखता रहता हूँ तो लगता है कि अरे इसमें इन शब्दों का प्रयोग क्यों कर दिया, फिर उससे उसको काटना पड़ता है। तो ये है, इस तरीके से जो है रचनाएं होती रहती है। और बड़ों के लिए? बड़ों के लिए तो मैंने बताया ना, बड़ों के लिए कहानी कोई घटना है, हमें घटना दिखी, अब उस घटना के साथ हम कोई फैंटेसी जोड़ करके या कोई निष्कर्ष जोड़ करके, हालांकि लेखक बहुत ज़्यादा निष्कर्ष नहीं देता है, बहुत से निष्कर्ष जो है वो स्वतः सामने से ही आते हैं। हम घटनाओं का जिक्र करते हैं और फिर उन घटनाओं को किस तरीके से लोगों के समक्ष, बहुत सी घटनाएं हमारे आसपास घटती हैं जिसको लोग देखते हैं और चले जाते हैं। जैसे आपको छोटी सी घटना बताऊं, एक बस जा रही है, बस ऐसे स्थान से जा रही है जहाँ बहुत ही ऐसी सड़क है जो बहुत भीड़ रहती है और वो दुर्घटना वहाँ प्राय होती रहती है। अब क्या हुआ कि एक बाइक से जा रहा था कोई, उधर से एक ट्रक से उसका एक्सीडेंट हो गया, वो गिरा हुआ है। कुछ बसें हैं जो वहाँ रोक देंगी और उसको उठाएंगी कि इसको हॉस्पिटल ले जाओ, या कोई गाड़ी जा करके उसको उठाएंगी। कुछ लोग अरे नहीं भाई उधर मत जाओ, नहीं तो अभी पुलिस केस हो जाएगा, उधर मत जाओ हमारा टाइम बर्बाद होगा। तो ये सारी चीजें जो अलग अलग संवेदना है, ये इन संवेदनाओं को हम कहानियों में डालते हैं कि एक व्यक्ति जो इतना ज्यादा उसके अंदर संवेदना है कि वो अपना नुकसान करके उसको बचाना चाहता है, एक व्यक्ति जो ये कि इस लफड़े में मुझे फंसना नहीं है, ऐसे भी लोग हैं। लेकिन कहानीकार जो है वो दोनों पक्षों को उठाता है। जी जी, यही जो है उसका अपना दृष्टिकोण है, वही जो है उसमें बड़ी कहानियों में बताने का प्रयास करते हैं हम सब। बहुत बढ़िया तरीके से आप बता रहे हैं। और एक सवाल मेरे मन में ये आता है कि आजकल पाठक बहुत कम हो जाते हैं, मोबाइल का दौर है। इस विषय में मैं आपसे जानूंगा, बाल कहानियों के बारे में, प्रौढ़ कहानियों के बारे में। और एक सवाल मेरे जहन में आया था कि पाठक कम मिलते हैं, आजकल श्रोता ज़्यादा मिलते हैं, लोग सुनना पसंद करते हैं, पढ़ना कम पसंद करते हैं। और मोबाइल के युग में कोरोना काल के बाद बहुत बड़ी मात्रा में बच्चे मोबाइल चलाते हैं, ये भी एक प्रकार का नशा है। तो इससे बच्चों को कैसे दूर रखा जाए और एक कहानीकार के रूप में आप कैसे समावेश करते हैं ऐसी बातों का कि बच्चे उनकी ओर आकर्षित हों? क्या कहना चाहेंगे आप? ठीक बात कह रहे हैं आप। और निश्चित तौर से अभी कोरोना के बाद तो और भी मोबाइल का प्रयोग, पहले जो अभिभावक के बोलते थे कि मोबाइल मत छुओ, अब जब शिक्षा देनी हुई घर बैठ करके तो मोबाइल हमें उन्हें सिखाना पड़ा जी, हमें उन्हें जबरदस्ती खरीद करके देना पड़ा कि भाई ये मोबाइल लो और इससे तुम्हारी जो है घर बैठे शिक्षा होगी। अब वो 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए उन्होंने मोबाइल लिया, उससे उनकी शिक्षा मिली, लेकिन उस दौरान अभिभावक कहीं दूर रहा, नहीं समझ पाया, तो फिर उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें उन्होंने देखना शुरू किया जो उनको अच्छी लगती हैं। जैसे कार्टून देखना शुरू किया, उन्होंने वीडियो देखना शुरू किया। ठीक है, हम बहुत उसको ख़राब नहीं मानते, मुख्य तौर से ये देखना है कि वो देख क्या रहे हैं जी। और फिर बतौर लेखक मैं आपको बताऊं कि अभी जैसे जो कहानियां बच्चे पहले पढ़ते थे, पत्रिकाएं बहुत ही अब बंद हो गई, प्रकाशित नहीं हो रही हैं। इन दिनों अभी जैसे जो बहुत अच्छी पत्रिका होती थी उस समय बच्चों के लिए, नंदन पत्रिका जी, लोटपोट, मधु मुस्कान, ये सारी पत्रिकाएं इस समय बंद हैं। नन्हे सम्राट बंद हो गई, केवल इसलिए कि आपने जो अभी प्रश्न उठाया ना, पाठक नहीं है और कहानीकार हैं, कहानियां लिखी जा रही हैं, तो फिर बच्चों तक कैसे पहुंचे? जी, मैं 2-3 उदाहरण दूं। अभी जैसे कि पौराणिक ग्रंथों को पहले जो है बाबा, नाना, दादा ये लोग, या कहीं भी इस तरह गोष्ठियां होती थी जहां पे हमको पौराणिक कहानियां सुनाई जाती थीं और लोग सुनाते थे, बच्चे सुनते थे, हम लोगों ने भी सुना है। आज बच्चे सुनना नहीं चाहते और बहुत से अभिभावक जानते ही नहीं हैं। जी जी, मैंने एक प्रयास किया कि हम अपने पौराणिक ग्रंथों को किस तरीके से बच्चों तक पहुंचाएं। तो मैंने क्या किया, उनको पढ़ कर के जितनी जानकारी मेरी थी उसके बाद हमने उसको अध्ययन किया और फिर हमने स्क्रिप्ट राइटिंग की कॉमिक्स के लिए। और आपको बताऊं कि करीब 50 से अधिक
कॉमिक्स जो है वो दैनिक भास्कर के बाल भास्कर ने नियमित तौर पे छापा। वाह। तो उससे बच्चे, अब क्या होता था कि पहले पढ़ते थे, अब पढ़ने की रुचि जो है वो कॉमिक्स के थ्रू उनकी बढ़ी, लेकिन अभी उसी को पिक्चराइज कर रहे हैं। अच्छा। जो कार्टून है, उन कार्टून में भी जो है आप देखिए तो वो पौराणिक ग्रंथ मिल जाएंगे, वो बहुत सी ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी जो कार्टून के थ्रू आ रहे हैं। तो वो ये आवश्यक है कि वो जो चाहते हैं उसको हम अगर वो टेलीविज़न देखना चाहते हैं, अगर वो मोबाइल देखना चाहते हैं, तो मोबाइल में भी कहानीकार को उसके अनुसार लिखना होगा कि वो जो है वहाँ नाट्य के रूप में आए। इस तरीके से लोग जो है जान सकते हैं। और प्रारंभ में एक चीज़ और बता दूं कि मैं जब से कहानियाँ लिख रहा हूँ, नंदन, लोटपोट, मधुमुस्कान, बच्चों का देश, बाल प्रहरी, देवपुत्र, इस तरीके से बाल वाटिका, बहुत सी ऐसी पत्रिकाएं हैं जिन पे बालवाणी है, सब में मेरी जो है कहानियाँ निरंतर प्रकाशित होती रही हैं और अभी भी प्रकाशित हो रही हैं। बिल्कुल, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई और हमेशा ऐसे प्रकाशित होती रहें। और जब भी आप कोई कहानी लिखते हैं, बच्चे को ध्यान में रखते हुए अलग अलग विषय लेके चलते हैं, मगर प्रश्न थोड़ा सा ये आता है मेरे मन में कि जब बच्चे पढ़ेंगे तब उसमें खोएंगे, मगर उसमें पहुंचाएं कैसे, क्योंकि वो मोबाइल से दूर ही नहीं हटना चाहते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स की ये समस्या है कि हम तो दे दें बुक, अब सभी चाहते हैं कि हमारे बच्चे बुक पढ़ें, मगर वो पढ़ते ही नहीं है। तो एज ए पेरेंट्स वो क्या करें कि मोबाइल में कम ध्यान दें और बुक की ओर आएं। जब बुक देखेंगे तब उन्हें पता चलेगा कि इसमें चित्र बने हैं, इसका ये मतलब है। तो आप क्या कहना चाहेंगे? दरअसल सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो अभिभावक गण हैं वो स्वयं ही नहीं पढ़ रहे हैं। ये बात बहुत बढ़िया कही आपने। तो जब वो लोग पढ़ना शुरू करेंगे तो उनको कहानियां समझ में आएंगी कि आखिर क्या लिखने का प्रयास किया है लेखक ने। तो पूरी कहानी अगर बच्चा नहीं पढ़ता है और अभिभावक ही पढ़ते हैं तो वो बता तो सकेंगे ना कि देखो इस कहानी में ये था जी। तो मैं तो ये चाहता हूं कि सबसे पहले अभिभावक पढ़े, फिर उसके बाद बच्चे तो स्वतः ही पढ़ेंगे। बहुत से जो है घरों में पत्रिकाएं हैं ही नहीं। आपको बताऊं कि कुछ पत्रिकाएं अभी भी जो है जो दैनिक समाचार पत्र हैं वो प्रकाशित कर रहे हैं, लेकिन जो हाकर हैं उसकी अलग से राशि लेते हैं। तो बहुत से अभिभावक रोक देते हैं, नहीं भाई मुझे पत्रिका नहीं चाहिए, उसका अलग से 10 रुपए देना पड़ेगा। अरे भाई इतना छोटा मूल्य है, आपके घर में पत्रिका नहीं आएगी तो आप कैसे पढ़ेंगे और बच्चे कैसे पढ़ेंगे? तो सबसे पहले बच्चों को साहित्य उपलब्ध कराना आवश्यक है, स्वयं पढ़ना आवश्यक है, फिर बच्चे भी पढ़ेंगे। और लेखक का जो अपना दायित्व है वो इस तरीके की कहानियां होनी चाहिए कि अगर 2-3 पंक्तियां ही चाहे अभिभावक पढ़े या वो बच्चा पढ़े तो फिर वो रोक ना सके अपने को कि पूरी कहानी उसे पढ़ना ही है। ये उसमें सरलता होनी चाहिए, ये उसमें पठनीयता होनी चाहिए, ये उसमें मनोरंजन होना चाहिए कि वो बिना पूरी कहानी पढ़े वो अपने को रोक ना सके। बिल्कुल। और जब भी मुझे याद आता है, हम पहले रात में सोते नहीं थे जब तक हमारी दादी या नानी हमें कहानी ना सुना दे। वो दौर ही ख़त्म हो गया है। आजकल तो ऐसा है कि बच्चे बेटा 10 मिनट और कार्टून देख लो, उसके बाद सो जाना। मतलब मानसिकता यहाँ तक बदल गई है। बहुत अच्छे तरीके से आप बता रहे हैं और उम्मीद है कि जो भी पेरेंट्स इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं उन्हें ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। और पेरेंट्स आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि पहले स्वयं पढ़ें। बच्चे वो नहीं करते हैं जो हम उनसे कहते हैं, बच्चे वो करते हैं जो हम करते हैं। यदि हम अच्छा करेंगे, सभी पेरेंट्स अच्छा करते हैं, अच्छा करना चाहते हैं, बच्चों को अच्छा बनाना चाहते हैं, मगर शुरुआत हमसे होनी चाहिए। तो यदि हम पढ़ेंगे तो बच्चे भी पढ़ेंगे। बहुत बढ़िया तरीके से आप बता रहे हैं। और बाल कहानियों की जब बात होती है और हमें जानकारी मिली है, कुछ बाल कहानियाँ आपकी छत्तीसगढ़ प्रशासन अपने पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहता है, क्या उसके बारे में आप कहना चाहेंगे? जी, आप सही कह रहे हैं। पिछले वर्ष एक मीटिंग हुई थी, ऑनलाइन मीटिंग हुई थी। उसमें ये बोला गया था कि जो भी बाल साहित्य में कहानियाँ लिख रहे हैं वो जो है वहाँ पे प्रेषित करें। वो जो है 6, 7 और 8 के पाठ्यक्रम में पढ़ाई जाएंगी। तो उसमें बहुत से रचनाकारों की जो है कहानियाँ स्वीकृत हुई हैं, जिसमें मैंने भी जो है कहानी दी थी। मेरी 17 कहानियाँ वहाँ पे स्वीकृत हुई हैं और जिसकी इन्फॉर्मेशन, जिसकी सूचना मुझे प्राप्त हुई है कि वो जल्द ही छप करके वो पुस्तक आ जाएंगी। चलिए, जब हम पढ़ते थे तो बहुत सारे लेखक रहते थे जिनकी रचनाएं हम पढ़ते थे, कहानियाँ पढ़ते थे। और ये मेरी बहुत खुशकिस्मती है कि मैं आज आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ, आज आपसे बात कर रहा हूँ और आपकी कहानियाँ बच्चे पढ़ेंगे। बहुत अच्छा लगेगा कभी कि यदि कोई हमें बताए कि आज हम कहानी पढ़कर आए हैं और आपका नाम लेंगे। बहुत अच्छा लग रहा है हमें आपसे बात करके। श्रीवास्तव जी, आप बहुत बढ़िया तरीके से बता रहे हैं। हम कहानियों की केवल चर्चा कर रहे हैं,
और हमारे श्रोता बहुत उत्सुक होंगे आपसे कोई एक कहानी सुनने के लिए। तो कोई एक कहानी जो आज के प्रोग्राम के माध्यम से आप हमें और हमारे श्रोताओं को सुनाना चाहें। एक कहानी है सर्कस के जानवर। इस कहानी को पूरी कहानी सुनाने के लिए तो समय चाहिए, लेकिन मैं आपको बताऊं थोड़ा संक्षेप में, और फिर समय मिलेगा तो मैं पूरी कहानी भी आपको सुनाऊंगा जी। लेकिन आपको लगेगा, जैसा कि मैंने बोला था कहानी के तत्व के बारे में, तो जब आप कहानी के शीर्षक को पढ़ेंगे सर्कस के जानवर, तो मन में आपके एक जिज्ञासा जरूर होगी कि किसी जानवर के बारे में लिखा गया है जो सर्कस में कार्य करते हैं। लेकिन सच ये है कि उसमें कहीं इस तरीके कोई जिक्र नहीं है। अच्छा। अब वो कहानी शुरू होती है कि शहर में एक सर्कस लगा हुआ है और उसे देखने के लिए एक परिवार जाता है। उस परिवार में वो स्वयं, उसकी पत्नी और 2 बच्चे हैं। जब वो जो है जाता है वहाँ, तो वो कहता है कि बाइक से तो हम लोग चल नहीं पाएंगे, ऐसा करते हैं 2 रिक्शा कर लेते हैं। वो 2 रिक्शा वो करके, एक पे वो स्वयं बैठता है, उसकी जो है बेटी है, और दूसरे पे उसका बेटा और पत्नी है। जैसे ही रिक्शा चलता है, ये संयोग है कि वो जो रिक्शा है वो उस पे एक जो चालक है वो बुढ़ा है और दूसरा जो चालक है वो नवयुवक है। जैसे ही जो है रिक्शा आगे बढ़ता है तो दोनों बच्चे आपस में सोचते हैं, और सोचते क्या है, वो दिन प्रतिदिन देखते हैं कि जब उनके स्कूल की गाड़ी आती है, जो रिक्शा आता है, उसमें भी उसी तरीके के लोग होते हैं, और वो हमेशा ये बोलते हैं बाबा तुम आगे चलो, तो वो दोनों रिक्शों में दौड़ होने लगती है। कभी वो रिक्शा आगे, कभी ये रिक्शा। इसी तरीके से यहाँ भी सबसे पहले जो रिक्शा आगे था तो उसके पीछे वाला बच्चा बोलता है बाबा आप बहुत धीरे चला रहे हो, और आगे चलाओ, तो और तेज चलाता है। फिर क्या हो रहा है कि ये दोनों सर्कस देखने जा रहा है ये परिवार, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, सड़क पर ही एक प्रतियोगिता शुरू हो जाती है कि कभी ये रिक्शा आगे, कभी वो रिक्शा आगे, कभी ये। उसमें नौजवान जो है वो धीमा पड़ जाता है और जो बुढ़ा है वो आगे निकल जाता है। तो पूछते हैं कि अरे वो पीछे क्यों चल रहा है। वो बोलता है कि उससे लड़के से पूछते हैं, उस पर बैठी होती है उसकी पत्नी पूछती है भैया आप बहुत धीरे रिक्शा चला रहे हो। बोले हाँ हमको रिक्शा चलाना नहीं आता है, मैं तो अभी कुछ दिन, ये जो सामने जा रहे हैं ना वो मेरे पिताजी हैं, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं नौकरी चाहता था, नहीं मिली तो उन्होंने कहा कि चलो रिक्शा चलाओ। मैंने कहा कि मैं रिक्शा चलाऊंगा लेकिन ये रिक्शा नहीं चलाऊंगा, मुझे बैटरी रिक्शा खरीद दो। उसमें इस रिक्शा को चलाने से मेरा जो है पैर दर्द करता है। अच्छा। वो कहता है मैं आपको एक छोटा सा अंश कहानी का सुनाऊं। लगा जैसे रिक्शा दौड़ नहीं, 2 पीढ़ियों की दौड़ हो रही है। हाँ। जब कभी बुजुर्ग आगे हो जाता तो ऐसा प्रतीत होता जैसे हमारे प्राचीन आदर्श, हमारी संस्कृति, संस्कार, हमारी परंपरा आगे आगे चल रही है, जिसका अनुसरण वर्तमान पीढ़ी उसका पीछा करते हुए कर रही है। किंतु जब युवक आगे हो जाता तो ऐसा प्रतीत होता कि आधुनिक युग के तमाम परिवर्तन से नई पीढ़ी अपने पूर्वजों के प्रति सारे संस्कार बहुत पीछे छोड़ चुकी है। ना कोई आदर, ना कोई सम्मान। तभी भर्राई आवाज में रिक्शा वाला फिर बोला था, मैं बार बार बोलता हूं साहब, बड़े आदमियों को रोग मत पालो, जब नौकरी मिल जाएगी, बड़े आदमी बन जाओगे, तब पैर दर्द की बात करना। क्या बात। गरीबों के पैर में दर्द नहीं होता है। तो वो मानता ही नहीं, कहता मुझे बैटरी वाला रिक्शा चाहिए, अब कहाँ से लाऊं साहब इतना पैसा। तो इस तरीके से आपको इस कहानी में कई ऐसी जगहें, कई ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो वर्तमान समस्या, चाहे वो रोजगार की समस्या हो, चाहे वो शिक्षा के बाद या शिक्षा की ही समस्या हो, कई पहलुओं को लेते हुए इस कहानी को मैंने लिखने की कोशिश की है। और वो अंत में जब वहाँ पे सर्कस से पहुँचते हैं तो वहीं कहानी समाप्त हो जाती है। तो ये कहानी में वो दोनों रिक्शे वाले आपको सर्कस के जानवर के तरह दिखेंगे, क्योंकि अंत में वो रिक्शा वाला जो है वो बोलता है, कहता है बाबू हम सब लोग गरीब हैं, आप ही बताओ बाबू, अगर गरीब आदमी का पैर दर्द करेगा तो पैसा कहाँ से आएगा। फिर बोला बाबू हम लोग भी सर्कस के जानवर की तरह हैं, चाहे जितनी बीमारी आजारी हो, हर शो में कर्तव्य तो दिखाना ही है, पेट चाहे जो कराए। क्या बात। बहुत बढ़िया आपके मन में विचार भी आया, आप बहुत बढ़िया तरीके से भी लिखे और दोनों पीढ़ियों के बारे में लिखा, चाहे प्राचीन पीढ़ी की बात करें चाहे नई पीढ़ी की बात करें। और जो शीर्षक था सर्कस के जानवर, ये शीर्षक आपके मन में कैसे आया? दरअसल सर्कस के जानवर कहने को अपना वो कर्तव्य दिखाते हैं, लेकिन वो अपना कर्तव्य नहीं दिखाते। जो
सर्कस के अन्य खिलाड़ी होते हैं, जो कलाकार होते हैं, वो अपने इशारों पे उनसे नचाते हैं। उनके अंदर उन जानवरों में जो ताकत होती है, एक शेर को अपने कब्जे में रखना, एक हाथी को से उससे करतब कराना, ये जो है क्या है, ये हमारे डर से वो करते हैं। वहाँ जो कलाकार होते हैं उनके भय से वो सब अपना, चाहे नृत्य करना हो, चाहे आग के गोले में कूदना हो, ये क्या है। तो ठीक ये उनकी मजबूरी है, उनको पकड़ के लाया गया है, वो वहाँ पे रहते हैं। अब उनसे जो करतब कराया जाएगा, क्योंकि वो उनके गुलाम हैं, वो उनके साथ कैद हैं, तो हम उनसे, इसीलिए भारत सरकार ने अभी धीरे धीरे करके सर्कस में जो जानवर हैं उनको रोक दिया कि नहीं, हम उनको जो है मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठा सकते, या हम उन्हें इस तरीके के रूप में प्रस्तुत नहीं कर सकते। तो इसीलिए सर्कस में अभी जानवरों के जो कार्य हैं वो जो है बंद कर दिए गए हैं। लेकिन वो पहले तो थे। मेरा कहने का इस कहानी में आशय ये है कि ये दोनों रिक्शे वाले, ये दोनों जो पीढ़ियां हैं, वो उसी तरीके के मजबूरी ढो रही हैं जिस तरीके से सर्कस के जानवर ढोते थे। वाह वाह वाह। कहने का तात्पर्य हमारा ये है कि जिस तरीके से वो मजबूरी में अपने कर्तव्य दिखा रहे हैं, वैसे इनकी भी मजबूरी है, जिस पर हमें ध्यान देना होगा कि ये मजबूरी न रहे। बहुत बढ़िया तरीके से आप बता रहे हैं। और एक कहानी को पढ़ने में इतना समय लगता है, लिखने में बहुत समय लगता है, और लगभग हर बार आप अलग अलग प्रकार की कहानी लिखते हैं, तो कैसे उठाते हैं शीर्षक को आप? अब एक कहानी आपको बताऊं, मुखौटा नाम की कहानी है। मुखौटा, सच पूछा जाए तो वर्तमान परिवेश में सब व्यक्ति मुखौटा लगा के रह रहा है जी। वो कहीं कुछ और रूप में है, कहीं कुछ और रूप में है, घर में कोई और रूप है, बाहर कोई और रूप है, ऑफिस में कुछ और है, अपने यार दोस्तों के बीच में कुछ और है। तो ये मुखौटा लगाने की तो प्रवृत्ति सी जैसे बन गई है। इसी का लाभ लेते हुए एक व्यक्ति है जिसको मैंने देखा, मतलब मैं आपको बताऊं कि मैं इलाहाबाद में रहता था और वहाँ पर रेलवे कॉलोनी में रहता था। ये सच घटना थी जिसको मैंने देखा कि एक व्यक्ति है जो सुबह जो है वो आता था कुछ मांगने के लिए, भिक्षा मांगने के लिए। तो वो खूब लंबा सा टीका लगाए होता था, हाथ में अपना कमंडल लिए होता था और उस तरीके से बाबा 2 पैसे और कहता था, और उसको जो है अनाज मिल जाता था, आटा मिल जाता था, वो चला जाता था। उसी के पहले कुछ लोग और आते थे जो बैठ करके ढोलक पर खूब गाना सुनाते थे। 1 गाने, 2 गाने, 4 गाने सुनाया, और उसके बाद उन्हें कुछ मिलता था। कुछ दिन बाद, 2-3 साल या और ज़्यादा हो गया, 6-7 साल बाद मैंने देखा कि वही टोली फिर आई और उसमें वो आदमी दिखा जो ढोलक नहीं लिया था, उसने टीका लगा रखा था। अच्छा। उसने भी वैसे ही गेरुआ वस्त्र पहन रखा था। तो मैं उसको पहचान जाता हूँ, यानी वो जो लेखक है कहानी का वो पहचान जाता है। अरे तुमको तो मैं पहचान रहा हूँ। हाँ बाबू, मैं हमेशा यहाँ आता रहता हूँ, बहुत बार आता हूँ, तो इसलिए आप पहचान रहे होगे। नहीं, मैं तुमको पहचान रहा हूँ, पहले तुम इस रूप में नहीं आते थे। जब उसने बहुत ज़्यादा जिद की तब उसने कहा, हाँ बाबू मैं रघुआ हूँ, मैं पहले ढोलक लेकर के आता था, गाना सुनाता था। लेकिन होता क्या था कि बहुत लोग फरमाइश करते थे, 3 गाने 4 गाने सुनने के बाद थोड़ा सा आटा देते थे। अब मैं केवल जाता हूँ और भगवान का नाम लिया, थोड़ा सा हमको दीजिए, बाबा के नाम पे दे दो, तो हमको तुरंत मिल जाता है। तो ये सुविधा है, और उसके बाद फिर चला जाता है। तो सच क्या है, ये मुखौटा, एक अच्छा गायक, उसकी कला का हमने सम्मान नहीं किया, और अब क्या हो गया कि वो उस श्रेणी में आ गया कि बस वो एक दूसरा मुखौटा लगाया जिसको समाज मान्यता दे रही है। वाह। तो ये जो मुखौटा है, ये प्रत्येक व्यक्ति के मुख से हटना चाहिए, और आदमी को सच पूछा जाए तो सत्य पे आना चाहिए। क्या बात, बहुत बढ़िया तरीके से आपने बताया कि कैसे शीर्षक आता है और कैसे मुखौटा बदल जाता है, और ये गाना भी लगभग वही बातें कह रहा है। सर, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लग रहा है, और समय का पता ही नहीं चला। और जब भी कहानी सुनते हैं तो समय का पता तो नहीं चलता है। आज हम कहानी की बातें सुन रहे थे और हमें समय का पता नहीं चला है। तो सर, जाते जाते हम एक संदेश लेना चाहेंगे उन कहानीकारों के लिए जो कहानी लिखते हैं, अभिभावकों के लिए और पाठकों के लिए जो कहानी पढ़ते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? जो लोग लिख रहे हैं, जो रचनाकार साथी हैं, उनसे भी और जो अभिभावक हैं, दोनों से हमारा तो मैं तो विनम्र निवेदन करूंगा कि वो पढ़ें। लेखकों से तो विशेषकर हमारा अनुरोध है कि अगर वो 1 पेज लिखना चाहते हैं तो 20 पेज दूसरों की रचनाओं को भी अवश्य पढ़ें। बिना पढ़े लिखना जो है संभव नहीं है, और अगर आप बिना पढ़े लिखेंगे तो उतना अच्छा नहीं लिख पाएंगे, मेरा ये मानना है। और हमारे जो
पहले लिखते हुए चले आ रहे हैं, जो हमारे साथीगण हैं, उनका भी ये मानना है। अभिभावकों की बात की जाए तो निश्चित रूप से मैंने पहले भी कहा और अभी भी यही कहूँगा कि अगर वो नहीं पढ़ेंगे तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे। तो पढ़ना तो दोनों को आवश्यक है ही है। सर, आप बहुत जगह प्रोग्राम दे चुके हैं, रेडियो में भी। रेडियो धूम में आकर के आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा और ये बहुत अच्छा कार्य है कि कम से कम रचनाकार की बातें अगर रेडियो धूम से लोगों तक जा रही हैं तो लोगों की मानसिकता बदलेगी। लोग ये सोचेंगे कि निश्चित तौर से इसे पढ़ा जाना चाहिए, इन्हें सुना जाना चाहिए। और मैं ही नहीं, इस माध्यम से बहुत से रचनाकार यहाँ से आ रहे हैं, क्योंकि मैं स्वयं भी रेडियो धूम सुनता रहता हूँ। तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं अन्य रचनाकारों के बारे में एक मुझे जानकारी भी मिलती है, उनकी रचनाओं को भी सुनता हूँ। तो ये बहुत ही सराहनीय कार्य है, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद रेडियो धूम में आने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए, अपनी कहानियाँ और अपना अनुभव हमारे श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए। तो साथियों, ये था आज का प्रोग्राम गेस्ट ऑफ द डे, जिसमें आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थे श्री श्याम नारायण श्रीवास्तव। आप एक कहानीकार हैं, आप मैनेजर रह चुके हैं JSPL में। आपने अपना पूरा अनुभव साझा किया, कहानी लिखने के बारे में बताया, बच्चों के बारे में बताया, बड़ों के बारे में बताया, अभिभावकों के बारे में बताया और लगभग समाज के बहुत सारे तबकों के बारे में आपने बताया। हमें बहुत अच्छा लगा और हमारे श्रोताओं को भी हम उम्मीद करते हैं कि आपकी बातें पसंद आई होंगी। तो साथियों, आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। अब मुझे यानी अपने दोस्त RJ राघव को दीजिए अनुमति। मैं मिलूंगा आपसे फिर किसी प्रोग्राम में। और जाते जाते हम आपको बता दें, आज के प्रोग्राम गेस्ट ऑफ द डे के प्रस्तुतकर्ता थे रमाशंकर शुक्ला। नमस्कार।